नमस्कार। रोजगार गेटवे एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी करेंगे। जिन्होंने हिंदी अपनी लैंग्वेज 1 ली है वो भी, और जिन्होंने लैंग्वेज 2 में हिंदी ली थी वो भी। तो जो लैंग्वेज 1 वाले हैं, यानी कि भाषा एक जिनकी हिंदी थी 4th पार्ट में, उनके 91 से 120 तक क्वेश्चंस जो है हिंदी के थे। तो इसमें आपका ये पैसेज है, इसको एक बार आप रीड कर लो, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें 91 जो है उसे देखिए। डैश की परंपरा का वर्णन नहीं है। डैश की परंपरा का वर्णन नहीं है, तो जो लोकगीत है उसकी परंपरा का वर्णन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो आपका आंसर है। फिर है मौखिक परंपरा की विशेषता नहीं है। तो कौन सी मौखिक विशेषता की परंपरा नहीं है? मौखिक विशेषता में परंपरा में जो है किताबों की कोई जगह नहीं थी। किताबों की यानी कि इसमें जो है विशेषता नहीं है पूछा है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई शिक्षा का कंठस्थ होना, शिक्षा का पीढ़ियों तक जीवित रहना, बिल्कुल सही बात है ये। और शिक्षा का पीढ़ी दर पीढ़ी चलना, ये भी सही बात है। इसने विशेषता नहीं है पूछा है, तो हमें नहीं आता है तो किताबों की जरूरत होना, ये इसकी जो है विशेषता नहीं है। ये मौखिक परंपरा है तो उसमें किताबों की कोई जरूरत ही नहीं है। और फिर आगे इसने क्या हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकशाला के लिए उचित वक्तव्य है। कौन सा वक्तव्य लोकशाला के लिए उचित है? यह स्वावलंबी एवं निशुल्क शिक्षा देती है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। फिर है आपके पास नेक्स्ट, लोकशाला के संदर्भ में किस बात की जरूरत नहीं है? तो किसकी जरूरत नहीं है भाई? ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। लोकशालाओं में किताबी ज्ञान देने की जो है कोई जरूरत नहीं है। फिर है आपके पास 95, लोकशाला में क्या सीखने को मिलेगा? तो लोकशाला में आपको क्या सीखने को मिलेगा? इसके अंदर जो है हमें पुस्तकेतर अनुभव आधारित ज्ञान सीखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 96 में देखिए, गद्यांश के अनुसार अनुभव सिद्ध समुदाय का अंग नहीं है। गद्यांश के अनुसार अनुभव सिद्ध समुदाय का अंग नहीं है। क्या नहीं है? व्योवृद्ध वैज्ञानिक। व्योवृद्ध वैज्ञानिक जो है वो अनुभव सिद्ध समुदाय का अंग जो है वो नहीं है। फिर आपको भिन्न शब्द पहचानना है कि भाई इनमें से कौन सा है। जैसे सायास दिया है, सजग, साहित्य और सुदीर्घ दिया हुआ है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 वो अलग है। नेक्स्ट है 98, उसमें क्या है? कुदरती संसाधनों के उपयोग की मर्यादा का आशय है। इसका क्या आशय है भाई? इसका आशय है आवश्यक होने पर ही आपको कुदरती संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो है समय, इन्हें बनने में बहुत सारा समय लगता है, और अगर ये पर नष्ट हो गए तो हमें उतनी चीज को बनाने में जो है लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर ही हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। फिर है आपके पास नेक्स्ट 99, उसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई लोकोन्मुखी का संधि विच्छेद करना है आपको। तो लोकोन्मुखी का संधि विच्छेद क्या होता है? लोक जमा उन्मुखी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट है। इसके बाद आपका एक जो है पद्यांश आता है, ये तो छोटा सा पद्यांश है, इसे पढ़ लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। और इसके बाद जो है पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे आपके। तो देखिए, शुरू करते हैं। कवि अपने मन को अधीर होने से क्यों रोक रहा है? क्यों रोक रहा है? क्योंकि धरती की कोमल किरण जूझ रही है। फिर है आपके पास नेक्स्ट, छा रहा चतुर्दिक विकट धूम का आशय है। क्या आशय है इसका? कि चारों दिशाओं में भयंकर, क्या है ये? चारों दिशाओं में भयंकर धुआं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है आपके पास, बचाव या त्राण कहाँ है भाई? कोमल किरण के जूझने में जो है बचाव है। फिर है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नागों का गुण नहीं है। क्या गुण नहीं है? घुमक्कड़ होना। नाग जो है घुमक्कड़ नहीं है आपके। एक मिनट, ठीक है।
फिर है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई भिन्न शब्द आपको बताना इनमें से कौन सा है। तो इसमें जो है भिन्न शब्द आपका जो है कुटिल है। फिर नेक्स्ट है आपके पास आपका, क्योंकि कुटिल जो है आपका एक क्या होता है, विशेषण होता है, जबकि बाकी के सभी तो ता प्रत्यय लग के बने हुए हैं। फिर नेक्स्ट है आपके पास 105वां क्वेश्चन, हो अधीर मत मानवते। ये जो आपका पेपर है वही है 7 फरवरी वाला, जो आपका 2026 में ही अभी हुआ था पीछे। हो अधीर मत मानवते में डैश अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें आपका मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ जो है मानवता को संबोधित किया गया है। अब है आपके नेक्स्ट पीडागोजी के क्वेश्चन। 106 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा में अर्थ के पहलुओं से संबंधित है। तो इसमें कौन सा संबंधित है भाई, आपका अर्थग्राम है, अर्थ विज्ञान से संबंधित है ये। फिर नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है। तो भाषा व्याकरण की संरचना नियमों में के कंठस्थीकरण के माध्यम से सीखी जाती है। तो ये आपका जो है ऑप्शन इसमें करेक्ट है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें कह रहा है कक्षा 6 का एक अध्यापक शाम पट के बिल्कुल मध्य में एक शब्द लिखता है और शिक्षार्थियों से उन सभी शब्दों के बारे में सोचने विचारने के लिए कहता है जो मध्य में लिखे इस शब्द से संबंधित हो। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों की शब्द परंपरा संपदा में सुधार करना है, यानी कि बच्चों की वोकैब को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 109, उसमें पहले आपको कथन दिया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है पहले कथन में आपको कि भाई शुरुआती वर्षों में भाषाओं के अधिगम में देरी करना बच्चों के लिए नई भाषाओं के अर्जन में कठिनाई पैदा करता है। ये बात बिल्कुल सही है। इसका कारण है क्योंकि बच्चों के शुरुआती वर्ष भाषा अर्जन के लिए बहुत ही संवेदनशील अवधि होती है। तो यानी कि ए और बी दोनों ही सही है, और ये इसका सही जो है व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास बहुभाषावाद के संदर्भ में बुनियादी चरण की राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा यानी कि 2022 जो आपकी हुई है एनईपी का मुख्य सिद्धांत है। क्या मुख्य सिद्धांत है इसका, इसका मुख्य सिद्धांत आपका जो है वो ये है कि वे बहुभाषावाद के संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों ही लाभ होते हैं। भाई आप इससे जो दूसरों की भाषाओं को आसानी से समझ सकते हो, उनके विचारों को समझ सकते हो और अपने विचार उनके सामने रख सकते हो। तो इससे क्या होगा, संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक सभी प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है आपके पास कुछ वाक समुदायों में एक ही भाषा के विविध प्रकार साथ साथ विद्यमान है, सभी प्रकारों के सामाजिक कार्यों की विशिष्ट श्रृंखला है। इस स्थिति को किस रूप में वर्णित किया जाएगा। तो इसे आप जो द्विभाषा रूपता यानी कि डिग्लॉसिया में कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपके पास 112वां क्वेश्चन कि बच्चे अपने अपने जोड़ीदार के साथ कार्य करते हैं। एक पाठ्य सामग्री को 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। एक बालक अपनी पाठ्य सामग्री अपने जोड़ीदार को पढ़कर सुनाता है और दूसरा बालक उसे सुनकर लिखता है। फिर दोनों समूची पाठ्य सामग्री पर कार्य करते हैं। इस गतिविधि को आप क्या कहोगे, इसे आप आंशिक श्रुतलेख कहोगे। क्या कहोगे आप इसे, आंशिक श्रुतलेख कहोगे आप इसे, क्योंकि यहाँ पर जो है आधा आधा हिस्सा बांटा गया है। फिर नेक्स्ट है आपके पास इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पठन सामग्री के अध्ययन के बारे में सही नहीं है। तो साहित्यिक पठन सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। तो यही जो है आपका जो है इसमें सही नहीं है, और यही आपका करेक्ट हो गया। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा 6 के विद्यार्थी नवीन को पाठ्य सामग्री के पठन में कठिनाई महसूस होती है। अध्यापक उसे कुछ सरल स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देता है। अध्यापक उसके लिए साझा पठन सत्रों का भी आयोजन करता है। अध्यापक द्वारा दी जा रही इस मदद को क्या कहा जाएगा। भाई इसे आप स्कैफोल्डिंग ही कहोगे, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी मदद कर रहा है, तो इसे आप अवलंबन या स्कैफोल्डिंग कहोगे, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है आपके पास भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम इस मत में विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है। भाषा एक आदत है, ये कौन कहता है? ये श्रव्य भाषावाद कहता है कि वे भाषा आपकी क्या है, एक आदत है, क्योंकि ये जो है आदत निर्माण पर बल देता है श्रव्य भाषावाद, तो इसलिए यही इसका आंसर हुआ। फिर 116वां आपका, एक बच्चे को अपठित गद्य खंड पढ़ने के लिए दिया गया है। बच्चे को इसे पढ़कर उस गद्य खंड के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार के पठन को किस रूप में जाना जाता है? भाई इसे बारीकी से पठन कहेंगे, यानी कि इसे आप जो है स्कैनिंग कहोगे, ठीक है, क्योंकि आप उसे जो है बच्चे को विशिष्ट जानकारी खोजने के लिए कह रहे हो, तो इसलिए यही जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 117वां है ये, कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को 5 चित्र दिखाता है। कितने चित्र दिखा रहा है? वो 5 चित्र दिखाता है और इन चित्रों के आधार पर कहानी लिखने के लिए भी कहता है। यह गतिविधि किसका उदाहरण है? रचनात्मक लेखन का उदाहरण है ये तो, क्योंकि उसे सिर्फ चित्र दिखाए, कहानी लिखने के लिए खुद ही कह रहा है बच्चों को। फिर आगे आपके पास 118वां, उसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में प्रदर्शन आधारित आकलन की विशेषता है? तो किसमें है भाई? संदर्भ सहित संप्रेषणात्मक कार्य। तो जो ये है आपकी, इसमें जो है आप प्रदर्शन आधारित जो है आकलन करते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास पठन के बारे में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। पहला ए दिया हुआ है आपको इसके अंदर कि भाई पठन केवल अक्षर ध्वनि संबंध की समझ और शब्दों को सही प्रकार से उच्चारित करना भर है। हाँ ये बात सही है बिल्कुल। दूसरा कह रहा है पठन अर्थ तक पहुंचने के लिए संकेतों को डिकोड करना है। नहीं, डिकोड नहीं करते हो आप इसमें, तो बी आपका गलत है और ये आपका सही है। फिर है आपके पास नेक्स्ट कि भाई एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों की श्रवण कौशल का आकलन करना है। श्रवण आकलन हेतु वह किस गतिविधि का चयन कर सकता है? बच्चों को उनकी मौखिक प्रस्तुति के आधार पर श्रेणी देना, अध्यापक कहानी सुनाता है और इसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। हाँ ये सही है पठन कौशल के बारे में। फिर है नेक्स्ट, अध्यापक बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहता है और इसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। और फिर आगे जब वो कहानी पढ़ने के लिए कहेगा तो श्रवण कौशल थोड़ी आएगा उसके अंदर, तो ये ऑप्शन आपका ठीक नहीं है। अध्यापक शब्द संपदा आधारित कार्य करने के लिए देता है। नहीं, ये भी सही नहीं है। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 ही जो है वो करेक्ट है, और यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट था। चलिए अब ये तो हो गया हमारा। अब हमें आगे करना है जिन्होंने लैंग्वेज अपनी जो है हिंदी की दूसरे नंबर पर ली थी, अब वो वाले। तो इनके जो है 121 से 150 तक के क्वेश्चन थे। इन्होंने अपनी भाषा जिन्होंने हिंदी ली थी, ये उनकी बात है, वो भी दूसरे नंबर की जो भाषा थी। पहले उन्होंने इंग्लिश चुनी थी और दूसरी ये चुनी थी। तो इसमें आपका है पैसेज, आप इसे पढ़ लो, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। चलो देखते हैं इसमें। हम ईर्ष्या किससे करते हैं? तो हम किससे ईर्ष्या करते हैं भाई? जिन पर लोगों की हमारे साथ दृष्टि पड़ती है, जिन पर लोगों की हमारे साथ दृष्टि पड़ती है उनसे हम ईर्ष्या करते हैं। डैश के बीच ईर्ष्या नहीं फूलती फलती, किसके बीच? पड़ोसियों के। फिर नेक्स्ट है आपके पास, नहीं, पड़ोसियों में तो हो जाए, दूर रहने वालों में आएगा, दूर रहने वालों में, ठीक है। किसी परिचित के प्रतिष्ठित हो जाने से क्या होगा भाई? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, या हम उसे पहले से अधिक इज्जत देते हैं, या ईर्ष्या और द्वेष की नहीं पड़ती है। क्या कह रहा है? किसी परिचित के प्रतिष्ठित हो जाने से क्या होगा भाई? उसके प्रतिष्ठित हो जाने से ईर्ष्या और द्वेष की नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है आपके पास, ईर्ष्या पैदा करने के लिए आवश्यक नहीं है किसी का ऐश्वर्य, तो 2 आपका ठीक है। नेक्स्ट है सूत्रपात करना क्या है? क्या है? प्रारंभ करना है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है आपके पास, लड़कपन के साथी की बढ़ती से कोई क्या होता है भाई? जलता है। हाँ यही आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वो करेक्ट है। फिर आपके पास नेक्स्ट 127, पड़ोसी संज्ञा का डैश रूप है, तो इसमें क्या आएगा? आपका 3rd आएगा। एक मिनट,
हाँ, तिर्यक बहुवचन, जो कि पड़ोसियों के आया ना इसने, तो इसमें तिर्यक बहुवचन है आपका। नेक्स्ट करेंगे। उन्नति के गुप्त बाधक को खोजने पर हमें क्या पता चलता है? उन्नति के गुप्त बाधक को खोजने पर हमें क्या पता चलता है कि भाई वह तो पुराना मित्र था। तो यहाँ पर आपका एक पैसेज हो गया है। नेक्स्ट पैसेज और ये है, इसे आप रीड कीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मनुष्य का दुख बढ़ने का कारण है क्या है? कि मैं जैसा हूं वैसा ही समझा जाता हूं। नेक्स्ट है आपके पास, मनुष्य के लिए आनंददायक है क्या? मैं जैसा हूं वैसा ही जाना जाता हूं। फिर ईश्वर पर डैश का एकाधिकार है, किसका है भाई? मानव जाति का है। नेक्स्ट है आपके पास 132, इसमें क्या है? मानव की स्थिति दोहरी हो गई है का आशय है। क्या मतलब है इसका भाई? जैसा हूं वैसा ही समझा जाता हूं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। फिर है 133 आपका, ईर्ष्या ऐसे लोगों के हृदय में जगह पाती है, यह का आशय, क्या आशय? ऐसे लोगों के हृदय में ईर्ष्या का घर होता है, तो ऑप्शन नंबर 4। फिर 134 सही कथन चुनना है आपको, भाई कौन सा इनमें सही है? भाई ईर्ष्या का बहुवचन रूप नहीं होता, यही सही है, इसमें ईर्ष्या का कोई बहुवचन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट आपके पास, दृष्टि रखकर प्रयत्न करते हैं में रखकर डैश है, क्या है भाई रखकर इसमें? तो इसमें रखकर जो है आपकी एक क्रिया है। नेक्स्ट है अब तो पीडागोजी के आ गए आपके। एक शिक्षार्थी बिना मदद के कार्य कर सकता है और किसी व्यस्त या अधिक समर्थ सहपाठी के सहयोग से क्या कर सकता है? इन दोनों के बीच की स्थिति, इन दोनों के बीच की स्थिति को क्या कहेंगे? तो इन दोनों के बीच की स्थिति को निकट विकास का क्षेत्र कहेंगे। पर मस्तिष्क में क्षति के कारण भाषा के कार्य में विकार, जिससे भाषिक स्वरूपों व नियमों को समझने और उत्पन्न करने में कठिनाई हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे आप जो है वाचाघात या अपेज्या कहेंगे। फिर है आपके पास नेक्स्ट, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होती है, तो इसे आप सांस्कृतिक प्रसारण कहते हो। 12 से 18 माह की आयु के बच्चे पहचाने जाने योग्य एक इकाई वाली ध्वनियां निकालना शुरू कर देते हैं। यह अवधि जिसके अंतर्गत प्रतिदिन की वस्तुओं के लिए एक पदावली बोली जाती है, वो क्या कहलाती है भाई? वो जो है एक शब्दीय वाक्य अवस्था कहलाती है, जब बच्चा जो है एक शब्द बोलना शुरू करता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 140, पठन और लेखन कौशलों पर नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। कि भाई पहला आपको दिया हुआ है कि पठन की समझ और योग्यता लेखन की योग्यता को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही बात है, ये आपके ए जो है बिल्कुल करेक्ट है इसमें। और फिर बी है, पठन और लेखन दोनों पृथक प्रक्रियाएं हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र होकर विकसित होती हैं, तो इसमें जो है बी जो है वो आपका गलत है और ए आपका जो है वो सही है, क्योंकि स्वतंत्र होकर के नहीं रह सकती, ये तो जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका करेक्ट है। सभी भाषाओं में कुछ सर्वमान्य गुणधर्म होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है भाई? इन्हें जो है आप भाषा सार्वभौमिक कहते हो। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, इसमें देखिए, किसी भी कक्षा में भाषिक विविधता की स्वीकार्यता, ठीक है, वो क्या है भाई स्वीकार्यता? बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परिणाम स्वरूप उनकी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता में भी वृद्धि होगी, तो इस पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है आपके पास 143, उद्गामी साक्षरता के संदर्भ में मुद्रित सामग्री के प्रति जागरूकता की कौन सी विशेषता नहीं है? भाई पूरे पूरे वाक्य पढ़ना आरंभ करना, ये जो है इसकी कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि आप बात जो उद्गामी साक्षरता की कर रहे हो। अब नेक्स्ट है 144,
144 में देखिए नीचे बुनियादी चरण के संदर्भ में पठन कौशल के अधिगम प्रतिफल दिए गए हैं, उन्हें अनुक्रम में आपको जो है वो आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आपका ए दिया हुआ है, संक्षिप्त खंडे उपयुक्त तान अनुतान विराम ध्वनि में उतार चढ़ाव के साथ सटीकता और प्रवाह के साथ पढ़ते हैं। परिचित शब्दों के कुछ वाक्यों को सटीकता के साथ पढ़ते हैं। और सी है, संक्षिप्त खंड उपयुक्त तान अनुतान और विराम के साथ सटीकता से पढ़ते हैं। तो आपको इसमें सही जो है पैटर्न आपको चुनना है कि भाई वो कौन सा होगा। तो पहला ही आपका बिल्कुल सही है, ए बी और सी सभी के सभी जो है अपने पैटर्न में लगे हुए हैं, कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत श्रवण का भाग नहीं है? तो इनमें जो है सारांश के लिए श्रवण जो है विस्तृत का भाग नहीं है आपका। फिर नेक्स्ट है आपका 146, इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पठन कौशल के आकलन हेतु प्रयोग में नहीं लाया जाता? भाई अध्यापक द्वारा कथावचन। ठीक है, अध्यापक अगर कथा वाचन करने लग जाएगा तो उससे बच्चों के थोड़ी ना आप पठन कौशल का पता लगा पाओगे, बिल्कुल भी नहीं पता लगा पाओगे। फिर नेक्स्ट है आपके पास 147, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जारी रखने वाले श्रुत लेख यानी कि रनिंग डिक्टेशन को सही रूप में परिभाषित करता है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है कि बच्चे दो के जोड़ों में कार्य करते हैं। एक बालक दौड़कर पाठ्य सामग्री देखता है और अपने जोड़ीदार को श्रुत लेख बोलता है, जोड़ीदार उस सामग्री को लिखता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। फिर आपके पास 148, बालक भाषा अर्जन की सहजता क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। तो भाषा अर्जन के इस विचार बिंदु को किसके द्वारा समर्थन दिया गया है? भाई इसके जो है नेटिविस्ट यानी कि प्राकृतवादी के द्वारा जो है इसमें जो है समर्थन दिया गया है। फिर नेक्स्ट आपके पास 149, प्रक्रिया लेखन उपागम में लेखन प्रक्रिया का वह तत्व ये क्या कहलाएगा जिसके अंतर्गत लेखक औपचारिक रूप से अपने कार्य को बृहत्तर स्तर पर पाठकों के साथ साझा करते हैं? तो उसे आप क्या कहोगे? उसे आप प्रकाशन कहोगे। फिर नेक्स्ट आपका 150, किसी पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के संदर्भ में एक अध्यापक उस शब्द को मातृभाषा में बताता है और फिर विद्यार्थियों को याद करने के लिए कहता है। अध्यापक किस विधि का प्रयोग कर रहा है? तो अध्यापक जो है व्याकरण अनुवाद विधि का इसमें जो है प्रयोग कर रहा है, क्योंकि वो मातृभाषा के कठिन शब्दों के अर्थ को बता रहा है। तो इसी के साथ ही आज आपका जो है 7 फरवरी 2026 के एग्जाम में जो हिंदी आई थी वो वाला पार्ट पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।